की, तो बेटा एक बात याद रखिएगा कि अगर रावण ना होता तो रामायण ना होती। ठीक है, तो रावण का अब हम लोग देखते हैं, रावण की जरा चर्चा करते हैं। देखिए अब आप इन चीजों को कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, हमने भगवान राम की बात की, आपने उस पे बेनावोलेंट कहा, मैंने भगवान लक्ष्मण की बात की, आपने इरेसिबल पढ़ा। अब तीसरा जो शब्द है दैट इज ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक, देखिए कितना प्यारा वर्ड है। और ये देखिए ये है हमारे फेवरेट, हम सभी के फेवरेट रावण। ठीक है, अब देखिए ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है। ईगोसेंट्रिक मतलब जो अपने बारे में सोचता हो, अपने अहंकार के बारे में सोचता हो। आप एक बात बताइए, सोचिए रामायण क्यों बनी। अगर भगवान राम, अगर रावण इस तरीके का ना करता तो रामायण कभी ना बनती। लेकिन रावण को यह अहंकार हो गया था कि वो सर्वज्ञानी है। ठीक है, उसको कोई हरा नहीं सकता, उससे ज्यादा दुनिया में ज्ञान किसी के पास है नहीं। एक्चुअली में नहीं था, लेकिन वो ज्ञान जो है अहंकार में तब्दील हो गया था, इसी वजह से रावण का वध हुआ। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, ईगोसेंट्रिक पीपल। ठीक है, जैसे आपके दोस्त होते हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये कौन सा वर्ड है हमारा 13th वर्ड। ठीक है, ईगोसेंट्रिक। क्या है वर्ड, ईगोसेंट्रिक। क्या है प्यारे बच्चों वर्ड, ईगोसेंट्रिक। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर हम इसका सिनोनिम देखें तो अच्छा ये देखिए मीनिंग देखिए, बहुत ही सिंपल, थिंकिंग ओनली अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिक। ठीक है, केवल स्वयं के बारे में सोचने वाला। और रावण ऐसा था, देखिए रावण ने अपने बारे में ही सिर्फ सोचा, उसने किसी अगर इस मानवता के बारे में सोचा होता तो शायद इस तरीके का कुछ भी ना होता। ठीक है, तो यहां पे सिनोनिम में सबसे पहले सेल्फिश हो जाएगा। सेल्फिश एक सिंपल वर्ड है जो आप सभी लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, 14th वर्ड इज सेल्फिश हमारा। फिर अगला वर्ड होगा 15, दैट इज सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड मतलब जो सेंटर्ड का मतलब समझिए, सेल्फ मतलब अपने और सेंटर्ड मतलब सिर्फ अपने बारे में जो सोचता हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ सेंटर्ड। ठीक है, सेल्फ ऑब्सेस्ड। सेल्फ ऑब्सेस्ड मतलब जो अपने बारे में सोचे, क्या कि भाई मेरे को ये अच्छा लगता है तो यही होना चाहिए, मेरे को ऐसा अच्छा लगता है तो ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कई लोगों के नेचर में भी होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है दैट इज एंटोनिम, एल्ट्रिस्टिक। अच्छा प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, एल्ट्रिस्टिक वर्ड अभी हमने पढ़ा था पहली स्लाइड में, देखो तुरंत रिवाइज हुआ। पहली स्लाइड में बेनावोलेंट का क्या था, ये सिनोनिम था। देखो सिनोनिम और एंटोनिम इसी तरीके से कनेक्ट करके याद किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एल्ट्रिस्टिक और बेनावोलेंट, अगर मैं इस शब्द को अगर मैं कहूं तो ये शब्द भगवान राम के हैं कि नहीं, यानी मैं इतना सिंपल बोल सकता हूं कि नहीं, भगवान राम जो है वो विलोम थे किसके, रावण के। यानी भगवान राम जो थे वो एंटोनिम थे किसके, रावण के। अच्छा बेटा एक और शब्द आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, मेलावोलेंट भी बोलते हैं बेटा, मेलावोलेंट बोलते हैं। ठीक है, मेलावोलेंट का भी मतलब होता है क्रूर व्यक्ति। ठीक है, हालांकि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो एक शब्द के कई सारे शब्द होते हैं, बट देखो आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हाँ यार मैं एक ही बार में 50,000 शब्द याद करूं। आपका फोकस ये होना चाहिए कि अगर मैं एक याद करूं तो एकदम सॉलिड तरीके से याद करूं, ताकि उसको लाइफ में कभी भूलूं ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कितना क्लियर हुआ, बोलो हाँ या ना, यानी कि आप जल्दी से रखेंगे आगे बढ़ा जाए। हाँ मेलावोलेंट, देखिए नया शब्द है मेलावोलेंट, आप इसको भी गिन सकते हैं। 16 शब्द हो गए हमारे पास टोटल। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा ये 17 हो गया, 18 हो गए। ठीक है, 3 स्लाइड में 18 शब्द। CuO क्लियर है ये चीज, आगे बढ़ा जाए प्यारे बच्चों। कापर का जो अयस्क है, इस चलिए नेक्स्ट वर्ड, इस कापर का अयस्क कौन सा है। अब देखिए हमने भगवान राम की बात कर ली, हमने लक्ष्मण की बात कर ली, हमने रावण की बात कर ली, लेकिन अगर एक व्यक्ति की बात ना हो तो फिर गलत हो जाएगा। क्या, मां सीता की। यहां पे देखिए मां सीता किस तरीके से अग्नि परीक्षा दे रही हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही हैं, ये बताने के लिए कि मैं सच्ची थी। ठीक है, और ये बताना ही दैट इज कॉल्ड, बोलते हैं इमोलेट। क्या बोलते हैं बेटा, इमोलेट। इमोलेट का मतलब होता है अपना सेक्रीफाइस करना, स्पेशली किस तरीके से, बाय बर्निंग। अगर आपको पता होगा भारत में सती प्रथा का प्रचलन बहुत ज्यादा था। देखो अब जैसे मैंने बोला ना इमोलेट,
तो एक एग्जाम्पल मेरे पास ये आ गया। दूसरा एग्जाम्पल मुझे तुरंत पकड़ना है, क्या कि सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था कि जब किसी भी महिला का अगर हस्बैंड जो है या पति जो है वो अगर चला जाए तो उसको दोबारा से शादी करने का अधिकार नहीं था, ठीक है, उसको भी उसके साथ जला दिया जाता था, ठीक है। तो वो सती प्रथा आप यहां पे देख सकते हैं, और उसी वर्ड को बोलते हैं इमोलेट, मतलब यही चीज जो है किल और ऑफर एज अ सैक्रिफाइस या स्पेशली बाय बर्निंग, ठीक है। अगर आप बर्निंग हटा भी देंगे तो भी आप समझ सकते हैं सैक्रिफाइस। जैसे ईद में हम लोग बेसिकली सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है। ईद में बकरीद जो होती है उसमें सैक्रिफाइस किया जाता है, तो उसको भी आप बोल सकते हैं दैट इज इमोलेट। क्या बोलते हैं? इमोलेट। क्या बोलते हैं? इमोलेट। ये कौन सा शब्द है हमारा? 19th वर्ड, ठीक है। अच्छा, सिनोनिम की अगर मैं बात करूं तो सैक्रिफाइस सिंपल, ठीक है, सफर, सरेंडर, ठीक है। सैक्रिफाइस करना, सफर करना या सरेंडर करना, दैट इज कॉल्ड इमोलेट। क्या बोलेंगे? इमोलेट, ठीक है। ये हमारा हो गया 20, 21 एंड 22, ठीक है। अच्छा, एंटोनिम की मैं बात करूं तो इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब एकदम हमेशा ही खड़े रहना। इमॉर्टल मतलब जो ना मरता हो, सिंपल सी बात, जो अपना सेक्रीफाइस कभी करता ही ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमॉर्टल। प्यारे बच्चों, इसी से एक वर्ड आता है मॉर्टल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मॉर्टल का मतलब यह होता है जिसका मरना तय हो। मैन इज मॉर्टल बोलते हैं ना, अगर कोई इंसान है तो वो जरूर मरेगा, अगर उसका जीवन है तो उसकी मृत्यु भी एक उससे बड़ा सत्य है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब देखिए, ये यहां पे हमारा हो गया 23rd वर्ड, ठीक है, इमॉर्टल। क्लियर है? फटाफट एक बार जल्दी से इस स्लाइड में ये जो दिया हुआ है इसको फटाफट जरा पढ़िए तो। तीसरा दिया हुआ है, देखिए ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको पढ़िए। देखिए मैंने सेंटेंस किस बारे में दिया था? छात्रों आपको एंशियंट ट्राइब्स यूज्ड टू इमोलेट विडोज। अभी जो मैं बता रहा था ना, सती प्रथा, देखो इसी को कहते हैं। तो इसने इसको देखो यहां पे वर्ब की तरह यूज किया है, ठीक है, और मैंने लिखा भी है ये वर्ब की तरह काम करता है। एक ही स्लाइड में आपको वो सारी चीजें मिल जा रही हैं जो आपको यहां पे समझनी है। इतना क्लियर हुआ? बोलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। वो कह रहा था कि जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। विशाल, कविता, बीनू पांडे है पारा। कौन सी धातु है? पारा आपकी धातु है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्रिय छात्रों, बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 आपसे क्या कह रहे हैं कि एल्युमिनियम। चलिए आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आपको पढ़ाया जाए। अगला वर्ड है हमारा प्रोलिफरेशन। देखिए नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन वर्ड के बारे में बाद में बात करेंगे। जरा यहां पर ये एक पिक्चर देखिए, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है। यहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और शायद किसी एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग? दिख रहा है आपको सभी को? पिक्चर अच्छे से दिखाई दे रही है? हाँ, इस एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। जैसे ही मैं बताऊंगा ना, आप ये वर्ड तुरंत पकड़ लोगे। बेटा हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एक यूएन नेशन बना, ठीक है, यूएन नेशन बना, और यूएन नेशन ने कहा कि अब हम लोग एक एनपीटी बनाएंगे। एनपीटी का मतलब था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। ये करीबन 1962 से 65 के बीच में आया था। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। 1962 से 65 के बीच में यह आया था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंतर्गत यह था कि कोई भी अब अपनी न्यूक्लियर पावर को टेस्ट नहीं करेगा या न्यूक्लियर पावर के संख्या को इंक्रीज नहीं करेगा। देखो ध्यान से, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन मतलब नहीं, प्रोलिफरेशन मतलब संख्या का बढ़ाना, और ये ट्रीटी। समझ में आई बात? यानी प्रोलिफरेशन का मतलब क्या हो गया? 18 नंबर की तरफ, टू इंक्रीज द नंबर, ठीक है। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या है कि सारे देशों ने साइन किया, लेकिन भारत एक ऐसा देश था, उसी में 3-4 देशों ने साइन नहीं किया। धातुओं का वह गुण, भारत उसमें था जिसने, भारत ने एनपीटी पे साइन नहीं किया था। इसी की वजह से तो हम लोगों ने 72 में पोखरान 1 और 98 में पोखरान 2 परीक्षण भी किया था। वो न्यूक्लियर परीक्षण हम इसीलिए कर पाए थे। और आप जानते होंगे कि हमारा यूएन नेशन में बहुत तगड़ा विरोध भी हुआ था, जिसमें रशिया ने हमारा साथ दिया था। और देखिए रशिया अभी हॉट टॉपिक पे है ना, आज रशिया पे भी आपको 3-4 शब्द एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो हमेशा चीजों को कनेक्ट करना सीखिए। प्यारे बच्चों देखो, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है,
आप मेरे पे बार बार डिपेंडेंट मत होइए, हमेशा याद रखिए कि सिर्फ पढ़ना सीखिए कि पढ़ा कैसे जाता है। बेटा शब्दों का कोई अंत नहीं है, ठीक है। अगर आपने ये तरीका सीख लिया ना, 25, 50, 50,000 शब्द आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो प्रोलिफरेशन क्या होता है बेटा? प्रोलिफरेशन मतलब टू इंक्रीज द नंबर। प्रोलिफरेशन मतलब रैपिड इंक्रीज इन द नंबर, अमाउंट और समथिंग, प्रसार होना, उसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन। अब देखो दो चीजें आपको पता चली, एक तो आपको एनपीटी पता चल गया, सोचो करंट अफेयर भी आपका कनेक्ट हो गया, और यहां पे आपने एक बेहतरीन सा शब्द भी सीख लिया, दैट इज कॉल्ड प्रोलिफरेशन। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब देखो सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा इंक्रीज एम्पलीफिकेशन। अच्छा एम्पलीफिकेशन देखिए, जैसे ये मैं माइक जो यूज कर रहा हूं ना, इसको एक तरीके से एम्पलीफायर ही तो कहेंगे। बेटा कैसे? मैं हल्की आवाज में भी बोल रहा हूं, तब भी देखो कहां कहां तक आवाज जा रही है। क्यों? क्योंकि ये शब्दों को एम्पलीफाई कर रहा है, साउंड को एम्पलीफाई मतलब इंक्रीज कर रहा है। आपको याद है हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो माइक लगाया करते थे। वो माइक क्यों लगता था? ऐसे भोवा सा लगता था ना, वो क्यों लगता था? ताकि हमारे चीजों को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीफिकेशन। बिल्डअप, बिल्डअप भी सेम, बिल्ड करना, किसी चीज को बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड बिल्डअप। क्लियर है ये चीज? ठीक है, हमारे 23 वर्ड हो गए थे, 24, 25, 26 और यहां हो गए 27, 27 वर्ड। ठीक है, अच्छा एंटोनिम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट या डिक्रीज। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप एकदम किसी चीज को रोक दीजिए, या डिक्रीज मतलब कम कर देना। ठीक है, कम कर देना या कॉन्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा? 27 और ये 28, 28। ठीक है, सॉरी 28 ये है, 29 ये है। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट इसमें? किसी को भी कोई डाउट है? जो गैस होता है। चलो एक बार मेरे साथ जल्दी से, कौन कौन से सारे वर्ड जो मैं बोलूंगा आप घर पे आराम से बैठ के बोलिएगा। मम्मी अगर एक दो लपड़ मार दे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सह लीजिएगा। ठीक है, बोल दीजिएगा सर पढ़ा रहे हैं, अभी क्लास में हूं। प्रोलिफरेशन, और इसी तरह से ठीक है, फिर इंक्रीज, हाजिर होंगे एम्पलीफिकेशन, 21 से लेकर, ठीक है, बिल्डअप, अगले वीडियो और एंटोनिम में ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्ट एंड डिक्रीज। क्लियर है ये चीज? चलिए, बहुत देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि जितने बच्चे जो आए हैं वो पढ़ रहे हैं और ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। सबसे बेहतरीन बात ये होती है, ठीक है, संख्या कभी डिसाइड नहीं करती।